हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे अष्टवक्र के बारे में कि अष्टवक्र से कैसे टाइमिंग ऑफ इवेंट निकाला जा सकता है, जैसे शादी कब होगी, संतान कब होगी, ये सब भी हम अष्टवक्र से जान सकते हैं। इसका प्रॉपर मेथड शोध पिंड में मिलता है कि शोध पिंड करने के बाद हर ग्रह से उसके कारकत्व से उसकी टाइमिंग ऑफ इवेंट निकाली जा सकती है। लेकिन देखिए कि जो बुक्स में बताया गया है उसके कई नियम में कुछ एक दिक्कत है कि वो लगते नहीं है। इसी वजह से इस पे वीडियो नहीं आ पाया था। मैंने अष्टवक्र के लगभग सभी विषय पर वीडियो बनाए हैं, एक आयु को छोड़ दें तो। क्योंकि कई बार मैं ये नियम लगाता था तो ये लगता था, कई बार नहीं भी लगता था, तो इसलिए छूट गया और इसी वजह से काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मैं इसी पे रिसर्च कर रहा था। तो कुछ एक नई जानकारी भी मिली, तो उसी को आज हम देखते हैं कि अष्टवक्र से कैसे हम किसी घटना का समय निकाल सकते हैं कि कब वो घटना घट सकती है। देखिए कि इसके लिए आपको कुछ एक ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन और जो ऑथेंटिक कैलकुलेशन यानी एक्यूरेट कैलकुलेशन इन्हीं 2 ऐप में मिलती हैं। तो आप प्ले स्टोर से ज्योतिष ऐप करके एक ऐप है और दूसरा ये ऐप है दिव्य चक्षु करके, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी रहेगी। उसके बाद आप देखें कि हम सबसे पहले नियम पर बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि विवाह का समय कैसे देखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, शुक्र के शोध बिंदु को शुक्र से सप्तम भाव के बिंदुओं से गुणा करें, फिर 27 से भाग दें, शेष फल पर जो संख्या है उसे लिख लें। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए कि ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिनको इंग्लिश में जानना है वो इसको पढ़ सकते हैं। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे देखिए कि ये एक कुंडली है, आपको ये कुंडली दिख रही होगी। इसमें हमको क्या करना है कि हमको सबसे पहले, जैसा कि लिखा हुआ था कि शुक्र के शोध पिंड से, तो शुक्र का शोध पिंड कितना है, यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया 156 यहाँ पर है। अब ये 156 कैसे आया? तो आप ज्योतिष ऐप में जब इस कुंडली को डालेंगे तो आपको 156 मिल जाएगा। अभी मैं बता दूंगा कि किसकी कुंडली है। तो आप 156 को नोट करेंगे। उसके बाद बताया गया कि शुक्र से सातवें भाव में, क्योंकि हम विवाह देख रहे हैं, इसलिए हम शुक्र से सातवें भाव को देखेंगे। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विवाह के लिए हमें शुक्र से सातवें भाव को लेना है। तो शुक्र से सातवें भाव में कितने बिंदु हैं, हम इसको देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए कि शुक्र से सातवें भाव में, शुक्र इनका कहाँ पर बैठा है? तो शुक्र इनका यहाँ चौथे भाव में बैठा है। तो चौथे भाव से सातवां भाव आपका 10वां भाव पड़ेगा। और जब हम शुक्र का भिन्नाष्टक वर्ग खोलेंगे, ये भी आपको दिव्य चक्षु या अष्टक वर्ग वो ज्योतिष ऐप में मिल जाएगा कि यहाँ पर शुक्र इनका बैठा है और शुक्र से सातवें भाव में, शुक्र से सातवें भाव में इनको 4 अंक मिलता है। अब हमको क्या करना है कि जो शोध पिंड है और जो भिन्नाष्टक वर्ग में शुक्र से सातवें भाव में जो बिंदु मिला है, वो 4 बिंदु है, उसका हमको गुणा करना है। तो वो आता है 624। इसको हमने 624 नोट कर लिया। इसके बाद क्या लिखा था कि शुक्र के सप्तम भाव के बिंदुओं से गुणा करें, फिर 27 से भाग देते, तो हमको मिला 624। अब यहाँ पर 624 हमने लिख लिया। अब हमें इसको 27 से भाग देना है। ये एक स्लाइड मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको हम आखिरी में बात करेंगे, क्योंकि इसको मुझे कुछ समझाना है, तो इस पे हम आखिरी में बात करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। अब देखिए कि 624 को हमको 27 से भाग देना है, ऐसा बताया गया है। तो हम 624 को यदि 27 से भाग देते हैं तो हमको क्या चाहिए? हमको रिमाइंडर चाहिए, जो शेषफल बचता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भागफल की बात नहीं हो रही है। जैसे अगर हम 624 को 27 से भाग दें तो फिर यहाँ पे 3 प्राप्त होता है। तो हमको ये रिमाइंडर चाहिए, और जो भागफल आता है 23 या जो भी आता है पूरा पूरा कट जाए तो उसकी स्थिति में हम अभी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन हमको नीचे जो हाथ से भाग दिया जाता है वैसे आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेटर से आप नहीं निकाल पाएंगे, वरना कोई साइट पे जाकर के जिसमें कि भागफल रिमाइंडर कैलकुलेटर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इसको देख लीजिए। तो इसमें हमको भागफल प्राप्त होता है 3। अब इसका क्या करना है? इस 3 को, जैसा उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ तक पहला स्टेप है कि आपको क्या करना है, जो भी आपकी कुंडली है उसमें शुक्र के शोध पिंड को आपको देखना है, और शुक्र से सप्तम भाव में, तो जैसे इनका शुक्र चौथे भाव में था तो इससे सप्तम भाव में 4 बिंदु मिला, तो इन दोनों का हमने सबसे पहले गुणा किया और इस 624 को हमने 27 से भाग दिया और जो शेषफल आया उसको हमने लिख लिया। फिर अब देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है रूल नंबर 1, यानी कि इसके बाद जो है ये पहला नियम है जो आपको लगाना है। क्या लिखा हुआ है कि शेषफल को उस नक्षत्र से गिने जिस नक्षत्र में आपकी कुंडली में शुक्र स्थित स्थित है। गिनने पर जो नक्षत्र आए उस पर या उससे त्रिकोण के नक्षत्र में जब गोचर में गुरु आएगा तब विवाह हो सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखें कि जिनकी ये कुंडली है उनकी कुंडली में शुक्र कहीं स्थित होगा,
तो उनकी कुंडली में शुक्र स्वाति नक्षत्र में स्थित है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस नक्षत्र से उतनी संख्या गिने जितना कि शेषफल आया है। यानी कि हमारा शेषफल कितना आया था, तो हमारा शेषफल 3 आया था और शुक्र चूंकि इनका स्वाति में स्थित है तो हम स्वाति से 3 गिनेंगे। तो स्वाति से 3 गिनने पे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें मिलता है स्वाति विशाखा अनुराधा, स्वाति विशाखा अनुराधा, यानी कि तीसरा जो हमें नक्षत्र मिला वो मिलता है अनुराधा। और उस नक्षत्र के त्रिकोण के नक्षत्र यानी कि अनुराधा जो कि शनि का नक्षत्र होता है, तो शनि के बाकी जो नक्षत्र हैं जो कि पुष्य हो गया और उत्तरा भाद्रपद, यहाँ पे देखिए कि गोला लगा हुआ है, यानी कि ये 3 नक्षत्र को हम जातक को मार्क करके दे देंगे कि इस नक्षत्र में जब गुरु आएगा तो आपका विवाह हो सकता है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है इस कुंडली के अनुसार जब गोचर में गुरु पुष्य अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेगा तब विवाह होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर आया था 3 और इसको हम कहां से गिनेंगे, तो इसको हम शुक्र से गिनेंगे, जहां पर शुक्र जिस नक्षत्र में उस कुंडली में स्थित है, आपकी कुंडली में D1 चार्ट में। तो इनकी कुंडली में शुक्र स्वाति में स्थित था, स्वाति से हमने 3 गिना तो हमें अनुराधा प्राप्त हुआ। अब देखते हैं इनका जो डेट ऑफ मैरिज है वो है 8 फरवरी 1916। तो उस दिन क्या गुरु गोचर में शनि के जो 3 नक्षत्र थे, पुष्य हो गया, अनुराधा हो गया, उत्तरा भाद्रपद उसमें था। तो आप देख लीजिए कि ये उस दिन का गोचर है और उस दिन गुरु इनका उत्तरा भाद्रपद में था। तो ये नियम इसमें लगता हुआ पूरी तरीके से प्रतीत हो रहा है कि हाँ, उस दिन का गोचर में गुरु जो था वो उत्तर भाद्रपद में था। अब देखिए कि यहाँ पर एक बात और है कि गुरु तो गोचर में कई बार आता जाता रहता है, तो क्या हर समय विवाह हो सकता है? तो देखिए कि जो पहले के नियम है, जैसे हमने दशा पे बात की थी, उसको आपको छोड़ना नहीं है। दशा सबसे ज्यादा मस्ट है। यहाँ पर देखिए कि हम पहले प्रॉमिस तो देख लें। मान लीजिए कि मेरे पास ये जातक आए, तो हम इनको क्या बताएंगे कि आपका इस समय विवाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर हमको देखना है कि शुक्र में चंद्र में विवाह की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो चंद्रमा इनके सप्तम भाव को सीधा सीधा देख रहा है, यानी कि संभावना तो है विवाह की। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जब आप पहले संभावना तक पहुंचिए कि इस दशा में इस घटना की संभावना है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे अष्टक वर्ग के नियम पे कि हाँ, अष्टक वर्ग से अब कब वो गुरु का गोचर बताया जा रहा है कि गुरु का गोचर क्या आसपास के नक्षत्र में है, तो आप वो डेट दे सकते हैं। जैसे गुरु 5 महीने एक नक्षत्र में रहता है, तो आप उन 5 महीनों को नोट करके दे सकते हैं कि हाँ, इन 5 महीनों में आपका विवाह होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ऐसा आप बता सकते हैं। अब देखिए कि ये जो दूसरा नियम था, रूल नंबर 2, ये क्या है? देखिए यही बुक्स में बताया गया है कि शेष फल की जो नक्षत्र संख्या पर या उससे त्रिकोण के नक्षत्र में जब गोचर में गुरु आएगा तब विवाह हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? जैसे हमारा शेष फल जो आया था वो 3 आया था, तो 3 जो होता है वो कृतिका का होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो बुक्स में बताया गया है वो अश्वनी से गिनने को कहा गया है, तो अश्वनी भरणी कृतिका। तो बुक्स के हिसाब से कृतिका में गुरु का गोचर या कृतिका से त्रिकोण यानी कि जो सूर्य के नक्षत्र होते हैं, कृतिका हो गया, उत्तराषाढ़ा हो गया, उसमें जो है आपका जब गुरु जाएगा तो इनका विवाह होगा, ऐसा बुक्स बोलती हैं। लेकिन ये रूल नंबर 2 है। आपको पहला जो नियम है वो यही लगाना है। एक बहुत अच्छे स्कॉलर हुए डॉक्टर अमित कुमार दाधीच, आप शायद जानते होंगे, उनका ऐसा कहना है कि ये सारी गणना जो बताई गई है ये क्यों नहीं लगती है, इतना सारा इसमें गणना है। तो आप देखिए कि हमेशा जो भी आपको रिमाइंडर मिल रहा है उसको आप उस ग्रह का, जिस ग्रह का विचार कर रहे हैं, जैसे हम संतान का विचार कर रहे हैं तो गुरु का नक्षत्र लेंगे D1 का, उससे उतनी संख्या आगे बढ़ेगा। अभी हम और उदाहरण पे भी बात करेंगे। तो अगर रूल नंबर 1 नहीं लगता है तब हम रूल नंबर 2 लगाएंगे। अब देखिए कि ये कुंडली में हमने विवाह की बात कर ली। ये कुंडली नेहरू जी की थी, तो आप इसको देख सकते हैं कि कब इनका विवाह हुआ, बाकी चीजें। अब हम संतान के जन्म के समय के बारे में बात करते हैं इसी कुंडली में, इसी उदाहरण पे। अब संतान के लिए नियम बताया गया कि गुरु के शोध पिंड को गुरु से पंचम भाव के बिंदुओं से गुणा करें, फिर 27 से भाग दें, शेषफल पे जो संख्या है उसे लिख लें। अब देखिए कि यहाँ पर इसी कुंडली में हम देखते हैं कि गुरु का जो शोध पिंड है वो कितना है। तो यहाँ पर हमको मिलता है कि गुरु का शोध पिंड है ये 162 लिखा हुआ, आपको दिख रहा है 162 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमको देखना है कि गुरु से पंचम भाव में कितने बिंदु मिले हुए हैं। तो हम गुरु का भिन्नाष्टक वर्ग देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये गुरु का भिन्नाष्टक वर्ग मैंने इसमें लगाया हुआ है और गुरु इनकी कुंडली में कहाँ स्थित है, तो आपको दिख रहा होगा कि गुरु इनकी कुंडली में, आप देखिए कि ये गुरु इनकी कुंडली में छठे भाव में स्थित है। तो हम छठे भाव से 5वां भाव देखेंगे, तो यानी 1 2 3 4 5 ये 10वां भाव पड़ जाएगा। इसमें हमको देखना है कि गुरु अपने अष्टक वर्ग में कितने बिंदु दे रहा है। तो हमको मिलता है यहाँ पर गुरु अपने अष्टक वर्ग में 2 बिंदु दे रहा है। तो अब हमको क्या करना है, हमको 162 का 2 से गुणा करना है। तो 162 का हमने 2 से गुणा किया तो हमको प्राप्त होता है 324। अब 324 का फिर 27 से भाग देना है। तो 324 को अगर हम 27 से भाग देंगे, यहाँ पर देखिए कि ये जो आपको दिख रहा है
है, तो ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसमें क्या करना है आपको कि जब भी ऐसा हो जाए तब हम कोशेंट को लेंगे, तब हम वो नंबर लेंगे। जब शून्य आ जाए तो फिर यहाँ पर जो कोशेंट बच जाए उसको आप जोड़ लें या वो संख्या ले लें। जैसे अगर यहाँ पर देखिए कि जो भागफल है वो 27 से कम है, तो यहाँ पे तो सिंपल सिंपल पता चल जाता है कि चलो ठीक है, लेकिन यदि 27 से ज्यादा हो जाए तो आप इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भागफल को तभी लेना है जब हमारा शेषफल 0 आ जाए। यदि शेषफल आ रहा है तो सबसे पहले आप शेषफल को लेंगे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है वही चीज, यदि शेषफल 0 आ जाए तो भागफल को जोड़ के उस संख्या को नोट कर लें। तो जैसे 12 आया था तो हम 12 को अगर आपस में जोड़ दें तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इनमें पता चल गया कि रूल नंबर 1 लग रहा था, तो हम रूल नंबर 1 ही लगाएंगे। तो इस कुंडली में हम देखते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिनको देखना है वो इसको देख सकते हैं कि गुरु जो है किस नक्षत्र में स्थित था इनकी कुंडली में। तो हमको मिलता है कि इनकी कुंडली में देखिए गुरु धनु राशि में है, और धनु राशि में गुरु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में था। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र होता है। और हमें जो रिमाइंडर मिला था वो सॉरी क्वोशिएंट जो मिला था, क्योंकि इनका तो 0 आया था, तो यहाँ पर देखिए कि 3 मिला था, या फिर 12 ले लीजिए या फिर 3 ले लीजिए, मतलब हर 12वें, तीसरे और आपका 21वें नक्षत्र को हमको नोट करना पड़ेगा वहां से जहां पे गुरु बैठा है। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे देखिए कि गुरु पूर्वाषाढ़ा में था तो हमको उसको छोटा बनाना था, इसलिए हमने 3 लिख लिया था। तो यहाँ से अगर हम 3 गिनेंगे तो पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और जो तीसरा नक्षत्र आएगा वो श्रवण आएगा, चंद्रमा का। आप चाहे तो उस संख्या को भी ले सकते हैं, जैसे 12 आया था तो आप चाहे 12 को ले सकते हैं। जैसे पूर्वाषाढ़ा से आप 12 तक गिनेंगे तो भी आपको चंद्रमा का ही नक्षत्र प्राप्त होगा। आप चाहे करके देख लीजिए कि पूर्वाषाढ़ा 1, उत्तराषाढ़ा 2, फिर ये श्रवण 3, धनिष्ठा 4, शतभिषा 5, पूर्वा भाद्रपद 6, उत्तरा भाद्रपद 7, रेवती आपका 8 हो जाएगा, और उसके बाद अश्वनी आपका 9, भरणी आपका 10 और कृतिका आपका 11, और फिर देखिए वही 12वां रोहिणी आ जाएगा। तो इसीलिए उसको छोटा करने के लिए मैंने आपस में जोड़ दिया था। तो हमको मिलता है 3 नक्षत्र मिलते हैं, श्रवण, हस्ता और रोहिणी। क्यों ये 3 हमने क्यों लिया, उस नक्षत्र में या उससे त्रिकोण के नक्षत्र में। तो अब देखते हैं कि क्या जब इनकी संतान हुई तो क्या गुरु उसमें था। इस कुंडली के अनुसार जब गोचर में गुरु रोहिणी, हस्त और श्रवण में प्रवेश करेगा तब संतान होने की संभावना है। तो इंदिरा गांधी जी का जब जन्म हुआ था तो आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी का गुरु जो था या उस समय जो गुरु था वो रोहिणी में था। तो ये मेथड एकदम इसमें काम कर रहा है कि हमने उस नक्षत्र से गिना जो जहां पर इनका गुरु स्थित था, और वहां से उस संख्या को गिना जो संख्या हमें भागफल में प्राप्त हुई, और उसी नक्षत्र में इनका गुरु था, तो इस समय इनके संतान हुई। लेकिन फिर वही बात, हम इसको एक बार जांचेंगे भी कि ये तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको, मैं वही मुझे डर लगता है कि जब कोई नियम बताओ तो लोग सीधा सीधा उसको अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अभी अभी इसके हम अपवाद पे भी बात करेंगे कि क्या क्या इस अष्टक की विधि में कमियां हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वरना कई बार ऐसा भी हो सकता है आप इसको लगाएं आपका ना आए, तो वो क्यों नहीं आ रहा है, और वो जब नहीं आ रहा है तो कौन सा और भी मेथड है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी इसमें मैं अभी अंतिम में बताऊंगा। अब देखिए कि सबसे पहले हम इसमें संतान का प्रॉमिस तो देखते हैं कि क्या संतान होने की संभावना थी। तो संतान इनकी कब हुई, वीनस में, मार्स में इनकी संतान हुई। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या शुक्र में, मंगल में संतान हो सकती है। तो मंगल क्योंकि खुद ही संतान भाव का स्वामी है, संतान भाव से 11वें बैठा है। एक दशा के वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी भाव से उसका स्वामी अच्छे बैठा हो तो उस दशा में उसके फल को वो प्रोमिनेंट करता है। तो यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि हाँ चलो संतान हो सकती थी। और उस दिन का यदि आप गोचर भी देखेंगे, जब ये इनकी संतान हुई थी, तो उस दिन के गोचर में हमें दिखता है कि मंगल दूसरे भाव में चल रहा था, और ये मंगल पंचम भाव को देख भी रहा था। तो ठीक ठाक समझ में आता है कि हाँ संतान हो सकती थी शुक्र में, मंगल में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पहले हमने प्रॉमिस भी देखा कि हाँ प्रॉमिस था, फिर आप इस अष्टक के नियम पे चलिएगा। सीधा सीधा जंप कर जाएंगे तो उसमें कुछ भी हो सकता है कि आपको हासिल ना हो। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं, हम अपने दूसरे नियम की ओर चलते हैं। हाँ, अब देखिए कि यहाँ पर एक बार फिर से हम संतान का जन्म लेते हैं कि संतान का जन्म एक और इसी कुंडली में, इंदिरा गांधी जी के कुंडली में देखते हैं कि देखिए कि ये सेलिब्रिटी जो चार्ट है, ये इंदिरा गांधी हो गया या नेहरू जी का चार्ट, इस पे मैंने बहुत काम किया है, तो मुझे लगता है ये एकदम मेरे पास एक्यूरेट चार्ट है। हाँ, बाकी चार्ट में भी ये नियम लग जाते हैं, लेकिन इसको दिखाने का पर्पज ये रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना ना लगा करके जो ऑथेंटिक चार्ट है उस पे लगाइए, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ, तो इसलिए है। बाकी हम अभी दूसरी कुंडलियों पे भी बात कर लेंगे। अब देखिए कि संतान का जन्म, यहाँ पर देखिए फिर
फिर वही नियम पे चलेंगे कि हमने क्या किया, गुरु का शोधपिंड नोट कर लिया। गुरु का, इनका शोधपिंड है इंदिरा जी का 268, और गुरु से पंचम भाव में, तो इनका गुरु कहाँ पर बैठा है, तो आप देखिए कि गुरु इनका 11वें भाव में बैठा है, और 11वें भाव से यहाँ से जब हम पंचम भाव गिनते हैं तो वो तीसरा भाव आता है। तो हम क्या करेंगे, हम गुरु का जो है भिन्नाष्टक वर्ग खोल लेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि गुरु से पंचम भाव में कितने बिंदु मिलते हैं, तो हमें मिलता है 4। अब हम क्या करेंगे, 268 का 4 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1072। अब 1072 को हमको 27 से भाग देना है, तो 27 से जब हम भाग देते हैं 1072 को, तो हमारे हाथ में आता है शेषफल 19। अब हम इसमें वही नियम लगाते हैं, सबसे पहला नियम कि गुरु इनका जिस नक्षत्र में स्थित है वहां से 10वां नक्षत्र, तो जो 10वां नक्षत्र होता है वो वही नक्षत्र होता है घूम के। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर रोहिणी है, तो रोहिणी से जब आप 10 गिनेंगे, जैसे रोहिणी आपका 4 हो गया, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां, तो ये 13वां नक्षत्र भी 10वां नक्षत्र ही पड़ेगा, इसी को त्रिकोण का नक्षत्र बोलते हैं। तो ये रोहिणी, हस्ता और श्रवण ये आ जाएगा। तो इन तीनों को हमने नोट कर लिया कि इस कुंडली के अनुसार जब गोचर में गुरु रोहिणी, हस्त और श्रवण में प्रवेश करेगा तब संतान होने की संभावना है। तो अब देखिए कि ये जो राजीव गांधी का जन्म है इसमें, लेकिन देखिए यहाँ पर जो गुरु है वो तो उस समय मघा में था, यानी कि ये नियम हमारा नहीं लग रहा है कि जब गुरु रोहिणी, हस्त और श्रवण में, कायदे से तो इस गुरु को चंद्रमा के नक्षत्र में होना चाहिए था, रोहिणी में होता, हस्त में होता, या फिर आपका श्रवण में होता, लेकिन ये तो मघा में है। अब यानी कि ये नियम नहीं लग रहा है। अब देखिए कि हमारा पता चलता है कि ये जो पहला रूल था इस कुंडली में फेल हो गया। तो जब पहला रूल फेल हो जाए तब हम दूसरा लगाएंगे। दूसरा जो बुक्स में बताया गया वो नियम क्या था कि शेष फल की संख्या पर या उससे त्रिकोण के नक्षत्र में जब गुरु गोचर में आएगा तब संतान हो सकती है। तो अब सीधा सीधा है कि हमको अश्विनी से गिनना है, और अश्विनी से 10वां नक्षत्र होता है मघा, और मघा के जो त्रिकोण के नक्षत्र होते हैं वो आपका मूला और अश्विनी होता है। तो अभी हमने फिर जो दूसरे नियम को लगाया तो मिलता है हमें इस कुंडली के अनुसार गोचर में जब गुरु अश्विनी, मघा एवं मूल में प्रवेश करेगा तब संतान होने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए कि जो राजीव गांधी का जब जन्म हुआ था तो उस समय गुरु इनका मघा में था। तो वही चीज है कि इनमें इस कुंडली में हमें पता चलता है कि जो रूल नंबर 1 था वो नहीं लगा, तब हम रूल नंबर 2 पे बढ़े। लेकिन आपको शुरुआत जो है वो रूल नंबर 1 से ही करनी है। आप पहले जो है ग्रह का जो जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है वहां से वो संख्या गिनेंगे। जैसे हमने ये 10वां डायरेक्ट ले लिया, अश्विनी से गिना है, लेकिन आपको जो जो हमने पहले किया था कि जुपिटर जिस नक्षत्र में है वहां से वो संख्या गिननी, तो वो करना है। ठीक है, तो इस कुंडली में हमें पता चलता है कि रूल नंबर 2 काम कर रहा है। अब इसी कुंडली में एक और, पिता को कष्ट का समय कैसे देखा जाए कि कब आपके पिता को कष्ट हो सकता है। तो देखिए कि ऐसा बताया गया है कि सूर्य के शोध पिंड से, अब एक बात आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पर देखिए कि हर चीज का कारक लिया गया है। जैसे शुक्र लिया गया था तो शुक्र से सप्तम भाव बोला गया था। स्त्री के केस में आप गुरु से सप्तम भाव ले सकते हैं, या मंगल से सप्तम भाव ले सकते हैं, या फिर शुक्र से सप्तम भाव भी ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र अंततः विवाह का कारक भी होता है, मतलब कारक ही होता है। अब देखिए कि जैसे सूर्य के शोध पिंड को सूर्य से नवम भाव के बिंदुओं को गुणा करें, फिर 27 से भाग दें, शेष फल में जो संख्या है उसे लिख लें। अब यहाँ पर देखिए, पहले हमने 7वें भाव को लिया था, शुक्र से 7वां भाव, क्योंकि 7वां भाव ही विवाह का होता है। गुरु से हमने पंचम को लिया था क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। ऐसे ही सूर्य से हमने नवम भाव को लिया है क्योंकि नवम भाव पिता का होता है। अब यहाँ पर देखिए कि इस कुंडली में, ये इंदिरा जी की ही कुंडली है, सूर्य का हमने शोधपिंड नोट कर लिया। सूर्य का शोधपिंड कितना था, तो वो हमें मिलता है कि वो 125 है, ये आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ से हमने क्या किया कि सूर्य से नवम भाव में, सूर्य इनका देखिए कि सूर्य इनका पंचम भाव में बैठा है। अब पंचम भाव से अगर हम नवम चलते हैं तो हमें लग्न मिलता है। तो हम सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में देखेंगे कि लग्न में कितने बिंदु हैं। अब हमने देखा कि हमने सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग खोला, ये सारा कैलकुलेशन आपको ज्योतिष ऐप या फिर दिव्य चक्षु में मिल जाएगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। यदि आपको मुश्किल हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ से देखते हैं, हम सूर्य से नवम भाव के बिंदु को हमने नोट किया तो ये 3 आता है। अब देखिए कि इसको हमने लिख लिया 125 गुणे 3, और 375 आया, और 375 को हम 27 से भाग देते हैं तो हमको मिलता है 24। रिमाइंडर में जो शेष फल याद है ना कि शेष फल यदि बच जाए तो हम शेष फल को लेंगे, 24 मिलता है। तो 24 हमने नोट कर लिया। अब देखिए कि शेष फल को उस नक्षत्र से गिने, ये रूल नंबर 1 वही है कि जहां पर सूर्य स्थित है वहां से गिने, और जितना आए तब पिता को, अगर ये उस नक्षत्र में शनि आए तो पिता को कष्ट हो सकता है। अब ये ध्यान रखिएगा, यदि शुभ फल होना था जैसे कि पिता के अच्छे के लिए तो हम गुरु का गोचर ले रहे थे, लेकिन यदि कष्ट की बात हो जैसे संतान को कष्ट, तो जो हमने अभी नक्षत्र निकाला था संतान के लिए, उसमें जब शनि जाए तो संतान को कष्ट हो सकता है, या वैवाहिक जीवन में कष्ट, तो जो हमने अभी नक्षत्र निकाला था जब गुरु आया था तो उसमें जैसे विवाह हुआ, तो जब शनि आएगा
तो उस समय वैवाहिक जीवन में कष्ट हो सकता है। तो ये तो कॉमन सी बात है। तो वही है कि शनि जब आए तो पिता को कष्ट हो सकता है, ये बताया गया है। अब देखिए कि इसमें क्योंकि हम जानते हैं कि इस कुंडली में रूल नंबर 2 कार्य कर रहा है, इसलिए हम सीधे इस कुंडली में रूल नंबर 2 का उपयोग करेंगे। इट इज वेल नोन दैट रूल नंबर 2 इज वर्किंग इन दिस हॉरोस्कोप, हेंस वी विल डायरेक्टली यूज रूल नंबर 2। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अभी हमने निकाला कि इंदिरा जी के चार्ट में रूल नंबर 1 नहीं लग रहा था। तो जब यदि आप किसी कुंडली में ये प्राप्त कर लेते हैं कि इसमें रूल नंबर 1 नहीं लग रहा है, तो आप सीधा उसमें रूल नंबर 2 देख सकते हैं। हालांकि यदि रूल नंबर 2 से ना आए तो आप फिर 1 पे देख सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो नियम लग रहा है, एक बार जो लग चुका है उसी पे चलेंगे। तो हमको मिलता है जो शेषफल आया था वो 24। अब 24 जो होता है, 24वां नक्षत्र कौन सा होता है? तो 24वां नक्षत्र सदविषा होता है। अब सदविषा के जो त्रिकोण के नक्षत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? तो आपको पता ही है कि सदविषा किसका नक्षत्र होता है? राहु का होता है। और राहु के जो तीनों नक्षत्र होते हैं, स्वाति हो गया, आद्रा हो गया और सदविषा तो है ही। क्योंकि सदविषा क्यों लिया? क्योंकि सदविषा 24वां नक्षत्र था। अब देखिए कि अब हम इसमें यानी कि 3 नक्षत्र हमने नोट कर लिया। इस कुंडली के अनुसार जब गोचर में शनि आद्रा, स्वाति और सदविषा से गोचर करेगा तो पिता को कष्ट हो सकता है। अब देखिए कि नेहरू जी की जब डेथ हुई थी उस दिन शनि जो है सदविषा से गोचर कर रहा था। वही नक्षत्र, जब वही नक्षत्र आ जाए जो कि 24वां हमने इसमें निकाला था, तो ये ज्यादा प्रभावशील होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब त्रिकोण के नक्षत्र में भी वो घटना घटती है, लेकिन जब वही नक्षत्र आ जाए तो ये ज्यादा प्रभावी होता है। तो जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो शनि इनका सदविषा में चल रहा था, तभी नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। तो वही जो नियम बताया गया कि पिता को कष्ट का समय, तो आप इससे देख सकते हैं। अब देखिए कि अब हम कुछ अपना टेस्ट चेंज करते हैं, बहुत हो गया ये नक्षत्र और ये। एक और नियम बताया गया राशि वाला। अब राशि को कैसे देखें? जैसे देखिए कि ऐसा कहा गया, जैसे अभी हम विवाह का समय निकाल रहे थे, 27 से भाग दे रहे थे, तो वही चीज करना है कि शुक्र के शोधबिंद से शुक्र से सप्तम भाव के बिंदुओं को गुणा करें, फिर 12 से भाग दें। शेष फल पे जो राशि आए उस राशि पर या उससे त्रिकोण की राशि पर जब गुरु गोचर में आएगा तो विवाह हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि आपका शेष फल 2 बचता है, तो 2, 6, 10 राशियां आपको पता है। 2, 6, 10 राशि कौन सी होती है? जैसे वृषभ हो गया, कन्या हो गया, मकर हो गया। तो जो राशि आए वो राशि या उससे त्रिकोण की राशि। अब ये वही चीज संतान का समय निकालना हो तो गुरु से आपको, गुरु के पंचम भाव से, वही है जो 27 से भाग दे रहे थे उसकी जगह पे हमको अब 12 से भाग देना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक उदाहरण कुंडली भी है। जैसे देखिए कि ये जो कुंडली है इसमें आप देखिए कि आ, इनका जन्म हुआ वही 31 अगस्त 1963, 1:45 शाहजहांपुर यूपी में। अब देखिए कि हमने फिर नोट किया गुरु का शोध पिंड, तो हमको मिलता है 185। गुरु इनकी कुंडली में कहाँ बैठा था? तो हमको दिखता है कि गुरु इनकी कुंडली में पंचम भाव से बैठा था। तो पंचम से पंचम यानी कि हम नवम भाव में गुरु के बिंदु को देखेंगे, तो हमको मिलता है यहाँ पर देखिए कि जो नवम भाव में यानी कि गुरु से पंचम भाव में, गुरु का हमने अष्टक खोलिया, गुरु से पंचम भाव में 3 अंक प्राप्त होता है। हमने क्या किया? 185 गुणे 3, ये 185 शोध्य पिंड, इसका हमने 3 से गुणा किया, हमको मिलता है 555। अब 555 को हमको 12 से भाग देना है। पहले हमने 27 से भाग दिया था, अब देखिए कि 12 से जब हम भाग देंगे तो हमको रिमाइंडर में मिलता है 3। तो 3 का क्या मतलब हुआ कि 3 जो राशि होती है, तीसरी राशि आपको पता है कि वो मिथुन होती है, और मिथुन से त्रिकोण की राशि जो होती है वो तुला होगी और कुंभ होगी। तो हम कहेंगे गुरु जब भी मिथुन, तुला और कुंभ राशि से गोचर करेगा तब इनकी संतान होने की संभावना है। तो इनकी संतान की जन्म की तारीख थी वही 10 मई 1990। अब आप उसमें देख लीजिए कि गुरु जो है वो मिथुन राशि में था ही, तो वही है एज इट इज उसका गोचर हो रहा था और वो इसमें लग गया। इस कुंडली में अगर आप जैसे वो नक्षत्र वाला भी लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 555 को आप 27 से भाग देंगे तो भी इनका वो जो आद्रा, स्वाति, और यहाँ पर देखिए कि गुरु जो है इनका 14 डिग्री का है, तो मेरे ख्याल से आद्रा में होगा, तो वो नियम नक्षत्र वाला भी लग जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और है, मतलब वे ये सब जो इसके अपवाद हैं इसमें हम आखिरी में बात करेंगे। जैसे इनकी 1-2 संतान और भी हैं, लेकिन उनका जो जन्म हुआ वो इस मेथड के अनुसार, और गुरु उस समय उस नक्षत्र में नहीं था, ना तो उस राशि में था, तो फिर क्यों संतान का जन्म हो गया? तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसमें हम आगे बात करेंगे। अभी देखिए कि कुछ और नियम बताए गए हैं, इसको आप चाहे तो लिख लीजिए कि जैसे, या देख लीजिए कि अगर व्यापार में लाभ होने का आपको समय जानना है तो बुध का जो शोध पिंड होता है उससे 10वें भाव को बिंदु को गुणा करें, फिर 27 से भाग दे दें, शेषफल को लिख लें जो भी रिमाइंडर आता है, और ये रूल नंबर 1 लगाएं। रूल नंबर 1 नहीं लग रहा है तो रूल नंबर 2 लगाएं, और उस नक्षत्र में जब गोचर में शनि जाएगा तो उपरोक्त विषय में बुरे फल
बुरे फल प्राप्त होंगे, यानी कि शनि का गोचर होगा यदि उस नक्षत्र में तो बुरा फल मिलेगा, और गुरु जाएगा तो नौकरी में, व्यापार में लाभ होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर एक बात बस मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि आप इसका जरूर से ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने ये उदाहरण लिया था, 1 मिनट दे दीजिए हमको, कौन सा लिया था, ये वाला। जैसे कि इसमें देखिए हमने पिता की मृत्यु का लिया था, तो एक सबसे पहले तो एज का फैक्टर, दूसरा ये कि आप देखिए कि उस समय की दशा। जैसे हमने नेहरू जी की मृत्यु ली थी जो इंदिरा गांधी के चार्ट में, तो उस समय जो दशा चल रही थी जुपिटर में वीनस, क्या जुपिटर में वीनस में पिता रिलेटेड कोई इवेंट हो सकती है? तो हाँ, जुपिटर नवम भाव का स्वामी है, पिता संबंधित कोई इवेंट हो सकती है। जुपिटर में वीनस, याद कीजिए मैंने दशा को अंतरदशा देखने देखने के लिए एक वीडियो बनाया था कि यदि दोनों ग्रह छठे आठवें बैठे हो तो क्या होता है। छठे आठवें बैठे हो तो कोई चीज का टर्मिनेशन, किसी का जाना, आप कब्रिस्तान होके आ सकते हो, वैसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि गुरु से शुक्र आपका वही आठवें बैठा है और शुक्र से गुरु छठे बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ एक मिस हैपनिंग होने की संभावना है। उसके बाद आप गोचर भी देखिए कि यहाँ पर जिस दिन नेहरू जी की डेथ हुई थी, आप इंदिरा जी के उससे चार्ट से यहाँ पर देखिए कि उस दिन गोचर में जो इनके मार्केस थे, यानी कि इनके मार्केस कौन है, मैंने इसमें अभी जल्दी पढ़ाया है तो आप इसको देखिएगा। जैसे इस कुंडली के लिए जो मार्केस बना वो सूर्य बना। सूर्य, आप देखिए कि सूर्य यहाँ पर लाभ भाव से गोचर कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए कि सूर्य लाभ भाव से गोचर कर रहा है, और सूर्य किसके ऊपर से है, तो सूर्य इनका गुरु के ऊपर से है। गुरु इनकी इंदिरा जी की कुंडली में गुरु, आप देखिए कि यहाँ पर 11वें भाव में ही बैठा है। ये देखिए 14 डिग्री का 11वें भाव में बैठा है, और सूर्य इनके ऊपर से गुजर रहा था, उस गुरु के ऊपर से। उसके बाद फिर जो आपका दूसरा मार्केस बनता है जो कि शनि बनता है, आप देखिए कि शनि जो है वो नवम भाव से 12वें था, तो ये भी हो गया। फिर इस भाव के मार्केस यानी कि नवम भाव के मार्केस, आप देखिए कि यहाँ पर मंगल बनता है जो कि उसी मारक भाव में है, और जो बुध बनता है वो बुध मंगल के साथ ही है। तो जो बाकी नियम है, जो दशा है, वो सब छोड़ नहीं देना है, वो सब फालतू नहीं है। आपको किसी घटना की संभावना तक पहुंचने के लिए ये नियम कारगर है, लेकिन अगर आप सीधा सीधा जंप कर देंगे कुछ नहीं लगने वाला है। मैंने पूरा 10 दिन इसी में खपाए हैं, तभी वीडियो लेट हो गया था। ठीक है, मतलब अब देखो क्या बताएं, घूमने फिरने की उम्र में पता नहीं कहाँ ज्योतिष लेके बैठ गए, लेकिन ठीक है, इसी में मजा आने लगा तो फिर क्या करें। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा हमने इस पे बात कर ली थी, हाँ, हम कहाँ पर थे। तो ये मैंने बता दिया कि नौकरी के लिए जैसे कि बुध से हम 10वें भाव को बिंदु बिंदु को लेंगे, और फिर उसका हम गुणा कर देंगे और 27 से भाग देंगे, तो जो नक्षत्र आए उसमें गुरु का गोचर, तो नौकरी या व्यापार में फायदा, शनि का गोचर हो तो नौकरी व्यापार में नुकसान होगा। आप वही कारक का ध्यान ध्यान रखिए। जैसे माता के लिए है तो माता से चौथे भाव को आप देख लीजिए, पिता के लिए सूर्य से नवम भाव को बता दिया गया, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। जैसे देखिए माँ को कष्ट के लिए बताया गया कि चंद्रमा के सूर्यबिंद से चंद्र से चौथे भाव के बिंदुओं को गुणा करें और फिर 27 से भाग दे। तो वही चीज है कि कारक से भाव, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी का विचार करना है कि कब आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो मंगल से चौथे भाव के बिंदु को आप ले सकते हैं, और फिर उसको आप शुद्ध पिंड का चौथे भाव के बिंदु से गुणा कर दे और 27 से भाग दे जो नक्षत्र आए उसमें यदि गुरु जाए तो अच्छा, और शनि जाए तो फिर खराब होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप इसको मैं मतलब आप चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए कि ये क्या है, खुद पे कष्ट होने का समय। तो आपको पता ही होगा कि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक होता है, तो सूर्य के शोधपिंड को सूर्य से अष्टम भाव के बिंदुओं से गुणा करें। अब सूर्य से अष्टम भाव क्यों? क्योंकि सूर्य ही व्यक्ति को हमें रिप्रेजेंट करता है, पहले भाव का कारक जो होता है सूर्य को दिया जाता है। तो सूर्य से अष्टम भाव के बिंदुओं को लिख लें और सूर्य के शोधपिंड से फिर उसको दोनों को गुणा करके 27 से भाग दे दें। शेष फल जो भी आए उसमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को लगाएं। जो नक्षत्र वहां पर आता है उसमें गोचर में जब शनि जाएगा तो खुद पे कष्ट होने की संभावना हो सकती है। तो ये सब आपको पता ही है। अब देखें कि एक और बात है कि जिन नक्षत्रों को खराब बताया गया है, देखें कि हमारे पास जो पाप ग्रह है वो बहुत ज्यादा है, तो जिन नक्षत्रों को खराब बताया गया है उनमें यदि राहु केतु का गोचर हो तो वह भी बुरा माना जाता है। जैसे कई बार शनि का गोचर नहीं हो, लेकिन मान लीजिए संतान में कुछ मिसहैपनिंग हो गई या अबॉर्शन हो गया, तो उस समय देखेंगे कि उस नक्षत्र में जो हमने निकाला है उसमें राहु केतु का भी गोचर हो सकता है, तो आप यह भी जरूर देखिएगा। अब देखिए कि ये कुछ और नियम था, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे कि दो हमने रूल लगाए थे
कि जिस नक्षत्र में है वहां से गिनते हैं हम कि ग्रह जिस नक्षत्र में है उससे वो संख्या गिनते हैं, जो मैंने बताया था कि ये बहुत अच्छे स्कॉलर डॉक्टर अमित कुमार दाधीच का नियम था। और जो बुक्स में बताया गया उस पे हमने बात कर ही ली कि अश्वनी से गिने। लेकिन कुछ और चीज भी है कि पहले के जमाने में जो कृत्तिका नक्षत्र होता था उसको सर माना जाता था, कि कृत्तिका से सर शुरू होता है, तो कुछ लोग कृत्तिका से भी गिनते हैं, तो आप कृत्तिका से भी गिन सकते हैं। और एक और नियम है कि शुक्ल पक्ष में जन्म हो तो अश्विनी से गिने, कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो धनिष्ठा से गिने। अब देखें कि ये जो इसमें एक मैं आपको बात बताऊं कि जो जो ये वाला नियम लगता है, जो पहला रूल नंबर 1 था कि ग्रह जिस नक्षत्र में हो हमारे कुंडली का वहां से गिनना है, तो कृष्ण पक्ष वाली कुंडलियों में ज्यादा लगता है बजाय कि शुक्ल पक्ष के। हालांकि वो शुक्ल पक्ष की कुंडलियों में भी लगता है, लेकिन एक मैंने आपने थोड़े बहुत अनुभव से बताया कि मैंने देखा है कि कृष्ण पक्ष वाली कुंडलियों में वो ज्यादा लगता है, और जो शुक्ल पक्ष की कुंडलियां हैं उसमें रूल नंबर 2 ज्यादा लगता है, जो हमने अश्वनी से गिना था। अब यहाँ पर देखिए कि ध्यान देने वाली योग्य बातें, दशा अंतरदशा के नियम इन सब नियमों से ऊपर हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो हमने पहले पढ़ा है जैसे कि सहधर्मी सहधर्म संबंधी हो गया आपका, या फिर जो अष्टक वर्ग में दशानाथ को बिंदु मिलते हैं, या फिर भाव से दशानाथ कैसा है, भावेश से कैसा है, कारक से कैसा है, जो दशा के बाकी वीडियो है, दशा मस्ट है। यदि आपकी दशा नहीं सही है, वो कितना भी गोचर करे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल गया है 20 साल के लिए, उसका गोचर गुरु 12 साल में पूरी राशि का भचक्र घूम जाएगा, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कुछ ना कुछ दशा में दिक्कत है, या जो दशा चलने वाले ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़े हैं, तो दशा मस्ट है। जैसे यहाँ पर हमने जितने भी उदाहरण लिए हैं आप देखिए कि उन सब में हमने पहले प्रॉमिस जरूर देखा है कि क्या वो प्रॉमिस था कि वो नहीं था। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने जो राजीव गांधी के जन्म का समय इसमें लिया था इंदिरा जी के, तो उस समय जो दशा चल रही थी आप देखिए कि यहाँ पर राहु में बुध की दशा चल रही थी जब राजीव गांधी का जन्म हुआ था। इंदिरा गांधी के कुंडली से हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी की संतान कब हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या बुध संतान दे सकता है, क्या राहु संतान दे सकता है। तो राहु जो है वो जो इस कुंडली में मंगल संतान भाव का स्वामी होता है उस पर राहु दृष्टि दे रहा है। आप यहाँ से देखिए तो यहाँ पर जो मंगल है आपका, ये देखिए यहाँ से मंगल को राहु देख रहा है, और जो बुध है वो खुद पंचम भाव में बैठा ही है जिसको कि मंगल भी देख रहा है। तो यानी कि संतान का प्रॉमिस है इस दशा में। फिर हम अपने आगे वो गोचर के और जो सारे नियम है उसके आगे बढ़ते हैं, ना कि हमने डायरेक्ट जंप किया है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वही जो ध्यान देने वाली बात है कि दशा मस्ट है। भूलिएगा नहीं कि दशा आप, बहुत लोग, मैंने कहा ना कि इस नियम का प्रयोग जैसे हम लोग जब टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालते हैं कि जैसे कोई जातक मेरे पास आया है कि देख लो विवाह कब हो सकता है, तो हमने देखा कि इस समय विवाह होने की संभावना है, तो वहां पर फिर दिक्कत आती है कि 1 साल का पीरियड आया, तो उस पीरियड उस 1 साल के भीतर भी कब, तो हम देख लेते हैं कि कहीं वो नक्षत्र मिल जाए आसपास का जिसमें गुरु जाने वाला है, तो फिर उसको बताया जा सकता है। लेकिन यदि दशा अंतरदशा सपोर्टिव ना हो तो कितना भी गोचर हुआ करे वो बकवास है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ये यही पॉइंट रह गया था जो मुझे समझाना था कि अष्टक वर्ग का निर्माण और भाव चलित ये क्या है। अभी फिर से ऊपर चलते हैं। देखिए कि इसमें जो एक दो उदाहरण मैंने लिए हैं उसमें मैंने भाव चलित का भी प्रयोग किया है। जैसे कि ये जो आपका दिव्य चक्षु का सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको भाव चलित का भी अष्टक बना के देता है। ठीक है। इसमें आप देखिए, 1 मिनट, मुझे ये ही स्लाइड आपकी रह गई थी समझाने को। अब देखिए कि इसमें जो हमने सबसे पहले वो लिया था विवाह के लिए शुक्र को लिया था, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो जो राशि यहाँ पर देखिए कि भाव लिखा हुआ है, यानी कि ये जो सारी गणना है ये भाव चलित की गणना है, अष्टक वर्ग का भाव चलित में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो शुक्र से 7वें भाव में यहाँ पर 4 आता है, जबकि राशि कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शुक्र से 7वें भाव में 2 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की गणना में कोई ना कोई चेंज है। आपको ये अंतर दिख रहा है ना, सेम कुंडली है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि राशि कुंडली में 2 आता है और यहाँ पर जो है वो आपका भाव चलित कुंडली में 4 आता है। अब ऐसा कैसे होता है, देखिए कि एक बात आप ध्यान में रखिए कि अष्टक वर्ग जो बनता है ना, मतलब अगर इसको सही से बनाया जाए, अष्टक वर्ग कभी भी सही बनता ही नहीं है। जब आप कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा शनि को अपने से तीसरे भाव में बिंदु देता है। मान लीजिए कि किसी कुंडली में चंद्रमा 1 डिग्री का है,
समझिएगा इस चीज को कि मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा 1 डिग्री का है और उसी कुंडली में शनि जो है वो 29 डिग्री का तीसरे भाव में है। कायदे से तो जो सॉफ्टवेयर होगा वो उसको बिंदु दे देगा, लेकिन हमको पता है कि यदि चंद्रमा 1 डिग्री का होगा और शनि यदि उससे तीसरे भाव में होगा 29 डिग्री का, तो वो जो है 29 डिग्री का वो चौथे भाव में शिफ्ट हो जाएगा और वहां पर उसको बिंदु नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर उसको बिंदु मिल जाता है। या फिर अगर आप इसका वाइस वर्सा करें तो शुद्ध अष्टक पर जो है वो एक तरीके से जो प्योर है वो किसी का बनता ही नहीं है। अब इन्होंने बना के दिया है तो आप या तो इतना है कि एक एक ग्रह का निकाल पाए कि हर ग्रह से हर ग्रह का अष्टक वर्ग, ये मुझे लगता है कि इन्होंने लग्न से सही कर दिया है कि लग्न का भाव चलित प्रयोग कर दिया है, लेकिन बाकी का नहीं प्रयोग किया। और दूसरा जो त्रिकोण सीधा शोधन होता है, जो शोध पिंड होता है, अभी मैं बहुत गणना में नहीं जाऊंगा, उसका उसी से हमें ये जो योग पिंड मिलता है, जो हम संख्या निकाल रहे थे शोध पिंड, ये उसी से मिलता है। तो इसलिए अष्टक वर्ग में भाव चलित ये सॉफ्टवेयर करके तो देता है, लेकिन आपको दोनों से देखना है, राशि से और भाव चलित से, दोनों से। क्योंकि आप मेरा भाव चलित वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि जो जो नजर आ रहा है, जैसे कुछ एक डिग्रियां होती है, जैसे मान लीजिए कि 5 डिग्री का यदि भाव से अंतर हो तो ग्रह पहले भाव का भी फल दे सकता है, दूसरे का भी फल दे सकता है, तो कहना मुश्किल हो जाता है कि किस भाव का फल देगा। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि ये नियम जब नहीं लगता है तो फिर उसमें डिपेंड करता है कि वो जो अष्टक वर्ग बना है वो सही बना है कि नहीं। और सही का अर्थ है कि सही मैं भी नहीं बना पाऊंगा, वो अभी इतना हाथ से, मतलब पहले के जमाने में तो लोग बनाते थे, लेकिन अभी एक एक गणना करना बड़ा मुश्किल काम है। आप सोचिए कि हर ग्रह का लगन मिला करके 8 प्रकार का, 8 ग्रहों से 8 को देखना, वो भी डिग्री से उसको गणना करना मुश्किल है। वरना सिंपल सिंपल बनाने को तो वो हाथ से बन जाता है। तो एक इसमें ये पॉइंट था कि कई बार ये कैलकुलेशन इसलिए भी फेल हो जाती है। बाकी आप इस सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले राशि को लेना है, जो राशि कुंडली बता रही है, फिर भाव चलित कुंडली बता रही है। जैसे मैंने इनका टेस्ट किया था तो नहीं आया था, तब मैं भाव चलित का अष्टक बना करके देखा था। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज और है कि जैसे कि यदि दोनों में सेम आ जाए तो फिर तो वो तो चल ही जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि जब हमने गुरु का लिया था, गुरु से आप देखिए कि यहाँ पर पंचम भाव में 2 बिंदु है, और भाव चलित के भी आप देखिए कि गुरु से पंचम भाव में 2 ही बिंदु है, तो इसका मतलब कि ये तो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अंतर आ जाए राशि कुंडली और भाव चलित कुंडली, तो आप दोनों से लगाकर देखें। ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो और इसमें क्या क्या सावधानी थी। जस्ट एक मिनट। हम्म ध्यान देने वाली बात, अष्टक वर्ग का निर्माण और भाव चलित, तो ये मैंने बता ही दिया कि अष्टक वर्ग जो शुद्ध रूप से है वो किसी का नहीं बनता है, तो वो हमको हाथ से मैनुअल बनाना पड़ेगा, वो भी भाव चलित लगा करके। तो बड़ा वो कठिन काम है, इतनी गणना करने में तो 10 दिन लग गए, तो फिर तो अलग ही होगा। खैर, अब देखिए कि एक और नियम है, इसको भी आप ध्यान में रखिए, मतलब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अष्टक वर्ग यह नहीं बताता है कि वह घटना कब होगी, बल्कि वह यह बताता है कि वह आपके लिए शुभ है या अशुभ है। यदि किसी के विवाह के समय शनि बुरे नक्षत्रों से गुजर रहा है और तब भी विवाह हो जाए तो उस विवाह में परेशानी आ सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए कि जो हमारा जो पहले का नियम था, जो हमने अष्टकोण पे बात की थी कि यदि जो आप पहले के वीडियो देखिएगा कि सारे उसको 200 से ज्यादा बिंदु मिले, या कई ग्रह अधिकतर अच्छी राशियों में चले जहां पर 30 से ज्यादा बिंदु हो, तो वो समय जातक का अच्छा होता है। उस समय कोई घटना हो जाए तो उसका शुभ परिणाम आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि कोई घटना तो हुई, लेकिन वह घटना जातक के पक्ष में नहीं है। जैसे किसी का विवाह हुआ, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन जरूरी नहीं है कि सुखी हो, खराब भी हो सकता है। तो उसमें आप देखिएगा कि उस समय जब विवाह हो रहा होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जो नक्षत्र हमने निकाले उसमें शनि का गोचर हो, राहु का गोचर हो, तो ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है, हम यह मानते तो हैं कि विवाह होना, संतान होना एक मांगलिक कार्य है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन या अपनी संतान से प्रसन्न हो। विवाह होना, संतान होना, ये मांगलिक कार्य तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो या आपकी संतान से आपको प्रसन्नता हो। तो वो जो घटना हुई है, अष्टवर्ष सिर्फ ये बताता है कि वो घटना आपके लिए शुभ होगी या फिर अशुभ होगी, ना कि वो घटना को, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हाँ गुरु का गोचर होगा, जैसे किसी का भी विवाह हुआ है, किसी की भी संतान हुई, तो उसको हम अच्छा ही लेते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि ऐसे समय में संतान हुई है जब उन नक्षत्रों पर से शनि राहु का गोचर है, तो हो सकता है कि उस संतान को कुछ कष्ट हो। जैसे कि इन
इनके जो एक मैंने चार्ट दिखाया था उसमें एक संतान पे ये नियम लगा था, बाकी के संतान पे नियम नहीं लगा था। तो उसमें ऐसा भी था कि वो जो दूसरी संतान थी उसको बहुत ज्यादा कष्ट भी था उस समय, जो उसके गोचर में उस नक्षत्र में, जो आप यहाँ पर देखिए कि मैं इसको अभी आपको समझा दे रहा हूँ। राजीव गांधी की भी कुंडली से इसमें था। अब देखिए कि ये जो कुंडली थी इसमें जब हमने इनकी सारी गणना की और यहाँ पर देखिए कि अगर हम ये 555 को 27 से भाग देंगे तो जो नक्षत्र आता है, यदि उस नक्षत्र में एक संतान इनकी ऐसी भी थी कि जब उस नक्षत्र में शनि गोचर कर रहा था तो उस संतान को काफी कष्ट था। या आप जैसे राजीव गांधी की भी जब आप बर्थ देखेंगे, जब राजीव गांधी का जन्म हुआ था तो उस समय जैसे हमने जो शनि का निकाला था, एक मिनट दीजिएगा मुझे, यहाँ पर देखिए कि इसमें शायद लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि शनि इसमें दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे शनि जो है ये आपका आद्रा में था, शायद ऐसा ही करके कुछ था कि उनके भी चार्ट में जो आपका 1, 5 और जो 9 के नक्षत्र होते हैं उसमें भी कोई बुरे प्लेनेट थे। तो उनकी जीवन जो आगे का कैसे रहा या आगे की जो घटनाएं, कहने का मतलब है कि आपको पता है कि वो एक तरीके से जो होता नहीं, बम ब्लास्ट में मारे गए थे। यानी कि यदि घटना उस समय हो जाए जब शनि उस नक्षत्र में हो या राहु केतु उस नक्षत्र में हो तो वो संतान को कुछ कष्ट होगा। या अगर विवाह उस समय हो जाए जब शनि राहु केतु उस समय हो तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये भी एक बात थी। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि इसको समझ गए होंगे कि कई बार घटना ऐसे भी समय हो सकती है कि जब राहु केतु उसमें चल रहे हो या फिर शनि का गोचर उसमें चल रहा हो, तो आपको अपने बुद्धि से तारतम्य करना है कि हो सकता है ये घटना तो घट गई है लेकिन ये घटना जातक के लिए अच्छी ना हो। मुझे लगता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन मुझे इतना सारा समझाना था इसलिए वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं। यदि आप और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पे आप चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल दिया हुआ है, आप इस पे मेल कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।